फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 4 दिसंबर है। जी हाँ, कल 4 राज्यों के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और आज 5वें के। इन रिजल्ट में जो था एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, उसके बाद 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत, उस पर बहुत से आकलन हो रहे हैं, बहुत से विश्लेषण हो रहे हैं। उसी कड़ी में मेरा भी विश्लेषण प्रस्तुत है। देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 2 राज्यों में थी, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में 18 महीने रही, लेकिन अपने कुछ निर्णयों में कमी के कारण वो 18 महीने में कमलनाथ जी को विड्रॉ करके वहाँ बीजेपी आ गई थी मध्य प्रदेश में। सबसे खतरा बीजेपी को मध्य प्रदेश में था। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो पिछले 5 साल से अंदरूनी तैयारी चल रही थी बीजेपी की, लेकिन कोई समझा नहीं, ना मीडिया समझा, ना समाज समझा, ना, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे संगठन काम कर रहा था बीजेपी का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके कार्यकर्ता लगे रहते थे। राजस्थान में भी उदयपुर में कन्हैया कुमार की नृशंस हत्या को किसी ने नहीं किया जितना बीजेपी ने उस पर विरोध किया था, कन्हैया कुमार की नृशंस हत्या। इसके बाद अपन मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, लेकिन एक नैरेटिव गढ़ा गया मीडिया की तरफ से कि ये थका हुआ चेहरा है, 18 साल हो गए, चेहरा बदलना चाहिए। पिछली बार भी कहा गया था कि शिवराज जी को बदल देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। हालांकि पिछली बार भी कांग्रेस का एक दांव चल गया था, किसानों का कर्ज माफी, 10 दिन के अंदर हम कर्ज माफी नहीं होगी तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। हालांकि वो झूठ था। उसके बाद 15 महीने की सरकार के बाद फिर आए शिवराज जी, आए और बहुत दमदारी के साथ चलाया, और इस बार उन्होंने से ऐतिहासिक 2/3 से ज़्यादा बहुमत दिला के सत्ता में वापसी की है। तो इनमें हम देखिए, इसमें क्या था, बीजेपी का संगठित नेतृत्व था और नियोजित कार्यक्रम था। बीजेपी एक संगठित नेतृत्व, नियोजित कार्यक्रम के तहत तीनों राज्यों में चुनाव लड़ रही थी। फ्री बीज, रेवड़ी की जगह वो समाज कल्याण पे ज़्यादा महत्व दे रही थी। देखिए, है वो एक ही चीज़, लेकिन उसके सामाजिक कल्याण कहते हैं। जैसे किसानों को सम्मान निधि केंद्र की तरफ से तीनों राज्यों में मिल रही थी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना के पहले अगर आप याद करें तो शिवराज जी ने गांव की बेटी लाडली लक्ष्मी और फिर ये लाडली बहना चलाया था। लड़कियों को फ्री साइकिल बांटी थी, जिससे कि स्कूल आने जाने में, शिक्षा में उनको कोई बाधा नहीं। बाद में लैपटॉप, मोबाइल भी बांटे, पर पहले साइकिल देके उनकी बुनियादी जरूरत को पूरा किया था। और वो पिछले 15 साल से बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, मामा के नाम से जाने जाते हैं। एक आत्मीय रिश्ता बनाया था। हालांकि कांग्रेस ने अपने संगठित होकर इस नेतृत्व का विरोध सिर्फ कंस मामा और शकुनी मामा के रूप में उनको विख्यात किया, लेकिन शिवराज जी अपने काम में लगे रहे। चुनाव जब हुए, 3 महीने पहले ही 39 उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी गई और 39 में से 34 लोग जीत गए। हारी हुई सीट थी। देखिए, ये गेम चेंजर हुआ कि 39 सीटें जो पिछली बार हारी थी मध्य प्रदेश में, बीजेपी इस बार जीत गई। इसके बाद 8 मंत्री और केंद्रीय सांसदों को, सबको लगा दिया उन्होंने, मंत्री थे, सांसद थे, लगा दिया। आप लोग अपने अपने क्षेत्र देखिए, उसमें सिर्फ 2 सांसद विफल हुए हैं। एक मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते, वो हारे और अपने मंडला में सिर्फ एक ही सीट दिला पाए, 3 हार गए, खुद भी हार गए। गणेश सिंह सतना में भी कुछ हुआ, लेकिन गणेश सिंह अकेले आके बाकी में बीजेपी जीती। बाकी सब जगह लगातार धुआंधार साथ। जबलपुर की 8 में से 7 सीटें सांसद राकेश सिंह का जीत गए। नरसिंहपुर की 4 की चारों प्रहलाद सिंह पटेल ने जिता दी। गाड़ावाड़ा नरसिंहपुर राव उदय प्रताप सिंह ने जिता दिया। उधर आपके गाड़ावाड़ा से नीचे नर्मदापुरम तक उनका जो संसदीय क्षेत्र है, धुआंधूर प्रचार करा उनने, वहाँ पे सारी सीटें ले गए। कैलाश विजयवर्गीय ने तो ऐसा लगता है जैसे इंदौर को कांग्रेस मुक्त ही कर दिया। MP 09 इंदौर का नंबर है RTO का, वहाँ पे 9 के 9 सांसद, वो महासचिव थे, लेकिन 9 के 9 पूरे उनके आ गया। सांसद भी देखे बीजेपी का, 9 विधायक हैं और महापौर भी, तो स्वीप कर दिया। अब यहाँ एक स्ट्रेटजी के तहत
कि मोदी जी ने कहा मैं राजस्थान संभालूंगा, अमित शाह जी को कहा आप मध्य प्रदेश संभालिए, पीयूष गोयल नड्डा जी को कहा कि आप छत्तीसगढ़ संभालिए, और योजनाबद्ध तरीके से चल रहे थे। मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे थे कि मैंने ये योजना की, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको करके दिखाऊंगा। लोक लुभावन की गारंटी थी, इतनी जबरदस्त गारंटी थी कि मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर जिसको बताया जा रहा था, सत्ता विरोधी सत्ता के पक्ष में कन्वर्ट हो गई, थाम ली गई। मतदाता जागरूक है। देखिए मतदाता बहुत जागरूक है, वो नब्ज समझता है। मतदाता नब्ज समझता है कि सत्ता कौन चला सकता है, किसके हाथ में जाए, और उस पे वो समझता है कि मेरा हितवर कौन है, मेरा बेनिफिशियर कौन है, मेरा हितैषी कौन है। और आप देखिए क्या हुआ कि ये 5 साल जो थे 2018 से 2023, इसमें कांग्रेस पे अविश्वास का मुलम्मा चढ़ गया था। अभी कर्नाटक और हिमाचल जरूर जीती है कांग्रेस, लेकिन वहां जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। कर्नाटक में फ्री बिजली, किसी को फ्री बिजली नहीं मिल रही है। ओपीएस उसको क्रियान्वयन करने में उनको दिक्कत जा रही है, उतना नहीं कर पाए। पर यहाँ शिवराज जी ने लाडली बहना कह के स्टार्ट करी, और जून से 10 जून को सबके खाते में, बोला था अप्रैल में, कहा था 10 जून को आपके खाते में मैं 1000 रुपये डालूंगा, और डलना शुरू हुआ। उसके बाद अब वो कह रहे हैं उसको हम बढ़ाते जाएंगे, और अब देखिए अभी दिसंबर में भी डल जाएगा। 2 चीजें लाडली बहना में हुई। राखी के दिन शिवराज जी ने, राखी महीने के आखिरी में थी, 28 अगस्त को थी, तो उनने वो किस्त जो 10 सितंबर की थी 28 के पहले ही 2 दिन पहले 26 को दे दी थी, वो भी 250 रुपये प्लस करके। इसका भी मखाल उड़ाया गया कांग्रेस के द्वारा। आपने मदद तो की नहीं, बहन बोले 250 रुपये में कौन सी मिठाई आती। अरे भैया, बहनों ने 250 रुपये में लड्डू और सब कुछ खरीद लिए, कोई इनको वो थोड़ी चाहिए थे शुगर फ्री या ड्राई फ्रूट्स वाली 5000 रुपये 2000 रुपये वाली किलो की मिठाई नहीं चाहिए थी। वो तो 300-400 रुपये कुंदे के पेड़े 380 रुपये लेके खुश हो गई। तो वहां हुआ। फिर उसके बाद धनतेरस के ठीक एक दिन पहले 1250 रुपये डले। 10 तारीख को धनतेरस थी, और मामा जी ने बहनों को 9 तारीख को पैसा दे दिया। और देखिए वो जो पैसा मिला नवंबर में, उसने बहनों की बल्ले बल्ले कर दी। प्रत्येक बहन ने अपने पैसे से अपने परिवार के लिए मिठाई खरीदी, लाई बतीसा खरीदा। जहाँ वो 3 दिन 4 दिन मनमार के रहते थे, दिवाली देखते थे, सूने घर देखते थे, इस बार उन्होंने दीपावली पे अपने घरों में रोशनाई करी, दिए जलाए। तो बहनों का तो एक तरफा जरूर कह रहे थे लोग कि ये करंट नहीं है, मैं बार बार कह रहा था लाडली बहना यहाँ पे गेम चेंजर होगी, और देखिए ऐतिहासिक जीत हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में महतारी योजना चलाई थी, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने डिलीवरी की और सक्सेसफुल। वहां छत्तीसगढ़ में महतारी योजना में कहा है कि हम आपको 12,000 रुपये साल के देंगे, अब लागू करेंगे। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला हुआ, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार उसका विरोध किया कि पेपर लीक हो रहे हैं, रिश्तेदारों को, मंत्रियों के रिश्तेदार, आईएएस अफसर के रिश्तेदारों को ही पोस्ट मिल रही है, सामान्य छात्र तो उनके ऊपर लाठीचार्ज। विद्यार्थी परिषद लगातार विरोध कर रही थी कि पारदर्शिता लाई जाए, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी सुन ही नहीं रहे थे। पीएससी घोटाला हुआ। फिर वहां पे कहा गया कि गोबर खरीदेगी, गोबर उतना था नहीं, उससे ज्यादा का भुगतान हो गया, एक ये घोटाला था। दूसरी चीज, यहाँ पे भी जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, कर्ज माफी होगा 10 दिन में, मुख्यमंत्री बदल जाएगा, लेकिन कमलनाथ जी नहीं बदले और कर्ज माफी भी नहीं हुई। कर्ज माफी किसकी की उन्होंने, मध्य प्रदेश में जो किसान हैं उसमें से 1 करोड़ किसानों में से सिर्फ 10 लाख की कर्ज माफी हुई कि उन्होंने सहकारी समिति से लोन लिया था, वो कर्ज लिया था, वो माफ हुआ। बैंक से लेने वाले जो थे वो डिफाल्टर हो गए और उनके ऊपर बुरी हालत हो गई, तो वो नाराज थे किसान। छत्तीसगढ़ में भी ये हाल हुआ, छत्तीसगढ़ में वो चीज़ नहीं मिली जो बोल रहे थे, जो कहा वो हुआ नहीं। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में पार्टी विशेष की होकर रहेगी, सरकार सबकी होती है, पूरी जनता की, लेकिन उन्होंने कहा ये भाजपा की जनता है, ये इसकी है, इसलिए हम भाजपा की नहीं करेंगे, खाली कांग्रेस की। पीएससी घोटाला, पेपर लीक हो रहे थे, सरकारी कर्मचारी वहां पे बहुत ज्यादा नाराज था, लेकिन भूपेश बघेल जी सोच रहे थे कि नहीं, मैंने कईयों से कहा था कि छत्तीसगढ़ में इस बार बदलाव होगा। एग्जिट पोल सर्वे ने भी दिया कि जो 15 विधायक वाली थी बीजेपी, जब उसको आप बता रहे हो कि
40 से 44, तो 44 तक जब ला रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे एक अंडर करंट है, लेकिन एग्जिट पोल वाले समझे नहीं, और देखिए वहां सरकार बन गई। तीसरे राज्य पे आते हैं, राजस्थान। राजस्थान में गहलोत जी की जादूगिरी इस बार चली नहीं। वो पूरे समय 5 साल सिर्फ सचिन पायलट को दबाने में लगे रहे, ठीक जैसे टीएस सिंहदेव जी को दबाने में लगे रहे ना भूपेश बघेल जी, ऐसे ही यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी वही का शुरू के जो 18 महीने थे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह दबाने में लगे रहते थे। किसको? सिंधिया को। तो सिंधिया बाद में विद्रोह करके चलेगा और सरकार पलट। ठीक यही राजस्थान में दबाने का प्रयास हुआ सचिन पायलट को, लेकिन वो करते करते जनता के बीच में उबाल आ रहा था कि ये क्या है। दूसरी चीज, वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, महिलाएं कंप्लेन करती थी, पुलिस में सुनवाई नहीं होती थी। एक चीज और, ने इतनी ढेरों घोषणाएं तो बहुत की, सरकारी कर्मचारियों को दे दे, जैसे मध्य प्रदेश में प्रोफेसरों को 10,000 एजीपी नहीं मिला, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर ये कब मिला? आपने कब करा? जून में, जून जुलाई में देना शुरू, इसके पहले नहीं। प्रिंसिपल बना दिया, हमारे यहाँ नहीं बनाया। तो नहीं बनाना, अगर आप 5 साल से नहीं बना रहे, आखिरी के 6 महीने बना रहे हैं, तो वो दुखदायी होता है। दूसरी चीज, ऑर्डर निकले लेकिन अभी उनको उतना लाभ नहीं मिला। राजस्थान में कन्हैया कुमार थे, ओबीसी वर्ग से आते थे, उनकी हत्या, नृशंस हत्या हुई उदयपुर में। और देखिए, एक हत्या के कारण वहां 10 के 10 विधानसभा कांग्रेस हार गई। मुख्यमंत्री ने उसको कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, न राहुल गांधी ने संवेदना व्यक्त की, किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने उसको कैंपेन के रूप में चला दिया और जनता को लगे कि ये पार्टी ठीक है। अब आते हैं अपन तेलंगाना में। तेलंगाना में देखिए, केसीआर खुद चुनाव हार गए। केसीआर ने बहुत ज्यादा पैसा लुटाया, सब कुछ लुटाया, लेकिन वो बंदर बांट हो रही थी, उनके विधायकों के बीच में बट रहा था, आम जनता तक पहुंच नहीं रहा था। इसलिए देखिए वहां पे कांग्रेस गेन कर गई सरकार। और ठीक यही मिजोरम में है, वहां की अभी 2017 की पार्टी जीत रही है। आज रिजल्ट आ रहे हैं पूरे, अभी आ जाएंगे, वो जीत रही है। तो वहां भी, तो इन 5 राज्यों में क्या है, एक और जातिगत आरक्षण की बात की थी। अब जातिगत आरक्षण की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी और राहुल गांधी। और आप सोचिए, इंदिरा गांधी का नारा था 1971 में, गरीबी हटाओ, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। जो पार्टी आज से 40 साल पहले कह रही है ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, अब वो जातिगत आरक्षण की बात कर रही है। तो लोगों को ये भी फार्मूला पसंद नहीं आया, जातिगत आरक्षण पूरी तरह से नकार दिया गया। क्योंकि इन सभी राज्यों में सभी जाति के वर्ग के लोग हैं, और सभी को सरकारी, जो मैंने कहा, फ्री बीज कह लो या फिर रेवड़ी कह लो, और शब्दावली को अलग करके अपन सामाजिक कल्याण करें। सामाजिक कल्याण के मामले में इन तीनों राज्यों में सभी जातियों को जहां जहां जैसी पात्रता वैसी मिल रही है। तो ये अविश्वास का मुलम्मा जो चढ़ा हुआ था कांग्रेस का, कि आपने कर्ज माफी नहीं करी, जातिगत आरक्षण, आप कह रहे हो कि इतने राज्यों में सिर्फ एक ही राज्य में ओबीसी मुख्यमंत्री है, तो आपके समय भी तो आप कह रहे हैं कि सेक्रेटरी नहीं थे, पहले भी सेक्रेटरी नहीं थे ओबीसी, आज भी नहीं है, सब जगह है। तो जैसा जैसा आईएएस आईपीएस में आप मेहनत करते हैं, सिलेक्शन होता है, फिर आते हैं, वहां पे जातिगत की बात नहीं। मिलिट्री में तो जातिगत की बात नहीं है, खेल में जातिगत आरक्षण की बात नहीं। सारी चीजें जो थी, जनता धीरे धीरे समझ रही थी, शांति, लेकिन कुछ कह नहीं रही थी, समझ रही थी कि आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हमको जातिगत आरक्षण मिल जा रहे हैं। ओपीएस का एक मुद्दा बहुत चला, मेरे सभी साथी कह रहे थे, मैंने कहा देखिए ओपीएस का मुद्दा उतना प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि 2003 में पेंशन बंद हुई है, लेकिन अभी जितने भी वोटर हैं 2003 के पहले, उनको तो मिल रही है पेंशन, और 2003 के बाद तीनों राज्यों में उतनी ज्यादा नियुक्तियां नहीं हुई हैं। हाँ, फिर भी सरकारी कर्मचारियों ने बहुत किया, मानता हूं, क्योंकि वो भी परेशान थे सरकारी कामकाज से, इतना ज्यादा ओवरबर्डन था उनके ऊपर, ये योजना है वो योजना, सभी का लाभ कराना, परेशान थे। लेकिन ओपीएस उतना कारगर हथियार साबित नहीं हुई। तो देखिए, पूरे अगर इन राज्यों का विश्लेषण करें विधानसभा का, इसमें कांग्रेस अति उत्साह में थी, कांग्रेस अति उत्साह में थी, बिना किसी जमीनी हकीकत को जाने वो आगे बढ़ रही थी। दूसरी बड़ी गलती क्या मध्य प्रदेश में कि 9 सीटों पे कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित करने के बाद बदल दिए, उसमें नाराजगी हुई, निर्दलीय लड़ गए, आपके वोट कट गए। आपने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, लेकिन समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दी, बसपा को सीट नहीं दी,
लोगों ने आपके लिए आप पार्टी को नहीं दी, तो इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े करके आपके वोट बंटवा दिए। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं था, बीजेपी के किसी भी घटक ने यहाँ डिमांड नहीं करी। दूसरी चीज, बीजेपी बड़े स्टाइल से यहाँ पे प्रत्याशी के साथ साथ नगर अध्यक्ष से लेके प्रांत अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चुनाव लड़ रहे थे, अकेला प्रत्याशी नहीं लड़ रहा था। और कांग्रेस में क्या हुआ, सिर्फ प्रत्याशी लड़ रहा था। गहलोत जी ने चुनाव लड़ा, कमलनाथ जी ने चुनाव लड़ा, भूपेश बघेल ने चुनाव, इन्होंने प्रत्याशी तय करे, इन्होंने सभाएं तय करी। और अगर हम कहें, राहुल और प्रियंका को स्वीकार नहीं कर रहा अभी, हिंदी बेल्ट में तो स्वीकारता नहीं है। राहुल और प्रियंका ने बहुत कुछ करा, प्रियंका जी बोलती थी लेकिन गलत बोल जाती थी। उन्होंने कहा था कि हम देंगे, पैसा देंगे, सम्मान निधि हम देंगे, लेकिन उसमें भी गलत बयानी कर गई। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें, और एक और फैक्टर आप देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो कम, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, वहां तो किसी एजेंसी ने चुनाव लड़ा, एक मीडिया एजेंसी ले ली थी उनने। तो रोज हम पेपर खोलते थे, मध्य प्रदेश वालों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, अशोक गहलोत से क्या लेना देना, वहां की योजनाएं हमारे कोई काम की नहीं है। हमारे 3 पन्ने उसी में जाते थे, हालांकि शिवराज जी भी देते थे, हम लोग उससे ही चलते थे। पर पूरा राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव मध्य प्रदेश में भी विज्ञापनों से भरा पड़ा था। तो वो एक कारपोरेट कल्चर ने, टेक्नोक्रेट ने कांग्रेस का चुनाव लड़ा। बीजेपी के संगठित समर्पित कार्यकर्ताओं ने कहा, जो सालों से दरी भट्टी बिछा रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनके लिए पार्टी उनकी माँ है। थोड़ा बहुत विरोध हुआ, यहाँ भी हुआ, जबलपुर में तो प्रांत कार्यालय में हंगामा तक हो गया था, केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ गाली गलौज गुफ्तार हुआ। लेकिन बाद में देखिए, जिस प्रत्याशी के लिए हल्ला गुल्ला हुआ था जबलपुर उत्तर मत का, वो जीत गया। विरोध हुआ लेकिन बाद में समझाए तो इसमें एक और मैं बताऊंगा कि लोगों ने बहुत हल्के में लिया था। उन्होंने कहा, अरे अब तो जा रही है बीजेपी, हम 150 सीट लाएंगे, हम 200 सीट लाएंगे, सब कह रहे थे। लेकिन आपने सोचा नहीं था, बीजेपी और बीजेपी के जितने भी सहयोगी संगठन हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, ये पिछले 4 साल से समाज में अपने कार्यों से, चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, मजदूर संघ हो, विद्या भारती हो, किसान संघ हो, ये सब समाज सेवा में लगे रहते थे। विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों की मांग करती थी, उनके लिए आंदोलन करती थी, चाहे कोई भी अपनी सरकार के खिलाफ भी आंदोलन किया, वो न्याय की बात करती। मजदूर संघ करते थे, किसान संघ करते थे, आपके वनवासी, ये सब कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़े थे, आत्मीयता से जुड़े थे, और सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन कराने का प्रयास करते थे। तो उसका ये परिणाम हुआ कि धीरे धीरे हर बूथ तक पहुंच हो गई। लेकिन कांग्रेस का चुनाव तो मैंने कहा ना कि आपने पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन देके लड़ा, तो पेपर में विज्ञापन वैसे भी देखिए 100% लोग पेपर खरीदते नहीं है, और पेपर खरीदते भी तो आज गहलोत जी की फोटो आई, आज उनकी योजनाएं आई, दूसरे पन्ने में भूपेश बघेल जी की, बाद में पेपर वाले ने उसमें गुटखा लपेट के बेच दिया, समोसे वाले ने उसमें समोसा रख के दे दिया, और वो चला गया। तो ये था। तो ओवरऑल संगठित नेतृत्व होना चाहिए, नियोजित कार्यक्रम होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव लड़ना है तो एक संगठित नेतृत्व के साथ, मोदी जी, अमित शाह का नेतृत्व संगठित है, उसके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और तीनों प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों का, और फिर प्रदेश अध्यक्ष से नीचे आते हैं जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, इन सबका और कार्यकर्ताओं का एक कोऑर्डिनेशन था। कांग्रेस में ये कुछ भी नहीं था। जबलपुर में देखिए, नगर अध्यक्ष पूरी तन्मयता के साथ पूरी 8 सीट में लगे रहे थे बीजेपी के, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सिर्फ 1 सीट पे रहे। प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा जी पूरे 230 सीटों में भागदौड़ करते रहे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी खुद ही चुनाव लड़ रहे थे, आखिरी में तो वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले। तो ये होता है नियोजित कार्यक्रम, संगठित नेतृत्व के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज, लोक लुभावन गारंटी को इस सफाई के साथ दिया मामा जी ने कि सत्ता विरोधी लहर जो बताई गई थी प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो गई और कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी चीज, एक भ्रम जो फैलाया गया था कि मामा थक गए हैं, रमन जी थक गए हैं, वसुंधरा जी को सरकार ने बाहर कर दिया है, इनको ये नहीं दिया, मतलब तरह तरह के इतने दिए गए। लेकिन देखिए, यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, पदाधिकारी की बात ही नहीं होती ना, यहाँ पद की बात नहीं होती, सब अपने संगठन के लड़ते हैं।
संगठनात्मक स्तर पे जब चुनाव लड़ा तो कांग्रेस का अविश्वास का मुलम्मा जो था उसको बहुत हाईलाइट किया, बहुत उजागर, बहुत अच्छे तरीके से किया। मोदी जी ने कहा मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये जो मेरा वचन पत्र है इसको मैं पालन करूंगा, मैं गारंटी देता हूँ, मोदी की गारंटी है। और वो मोदी की गारंटी पे लोगों ने इतना विश्वास, उन्होंने देखा है ना, पिछले 10 साल हो रहे हैं हमको कि इनमें 2014 से देख रहे हैं कि सफाई अभियान चलाए, देखिए सफाई सब तरफ हो रही है, 4 लेन है, रेलवे स्टेशन है बदल गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गए, लोगों को उन्होंने कहा G20 करा के वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा दिया। अभी उत्तराखंड टनल से निकाल के लाए सीरिया आपके रशिया के युद्ध से, वहां से अपने लोगों को निकाले, अभी आपके इसराइल से निकाल के लाए। तो उन्होंने देखा जो कहते हैं वो करते हैं, पाकिस्तान की हालत खराब कर दी, एक भी आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं तत्काल उन पे कंट्रोल कर लेती है। कहीं वो नहीं हुआ, आपका क्या कहते हैं, दंगे फसाद कहीं नहीं हुए, सब जगह अमन शांति है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। यूपीआई के लिए मजाक बनाया था, लेकिन आज तो धीरे धीरे हर आदमी यूपीआई का प्रयोग कर रहा है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूपीआई का प्रयोग करने वाला भारत बन गया। तो ये है, कभी भी राजनीतिक चुनाव हो, कुछ भी हो, तो आपका नेतृत्व संगठित होना चाहिए, एकांगी नहीं होना चाहिए, कार्यक्रम निश्चित होना चाहिए, नियोजित प्लान वे में होना चाहिए, और सत्ता विरोधी लहर को आपको काटना आना चाहिए, उसको डाइल्यूट करना आना चाहिए। आप सभी नेता सोचते हैं कि मतदाता तो कुछ नहीं जानता, लेकिन नहीं, मतदाता बहुत जागरूक है, वो सब समझता है, वो जानता है कि हमारे लिए हितकारी कौन है, हमारे लिए हितवर कौन है। और देखिए उसने 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बना के कांग्रेस को बैक फुट पे ला दिया। अब ये है कि कांग्रेस अभी ये सोच रही हम क्या करें क्या ना करें, और बीजेपी के लोग 2024 के लोकसभा चुनाव की ओर आगे बढ़ गए। ये विश्लेषण था मेरा, आपको कैसा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर